नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं संघवाद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, हमारा चल रहा है पेपर टू के अंतर्गत दो पार्ट है, जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटी और जो लोक प्रशासन है उससे संबंधित हमारी सारी चीज़ें चल रही है, जिसमें हम इकाई 1 अभी पढ़ रहे हैं। अब इकाई 1 में हमने देखिए भारतीय संविधान को सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद हमने वैचारिक तत्व देखे थे, ये सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखने वाले हैं संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद बाकी की चीज़ें हमारी जो है धीरे धीरे कवर हो चली जाएगी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें हम संघवाद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का जो संबंध है, जैसे कि हम बात करें यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की जा रही है। तो आपको पता होगा हमारा भारत है, भारत के अंतर्गत आपको पता है 28 आपको स्टेट देखने को मिलेंगे और 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट रूप से आपको एरिया देखने को मिलता है, इतना कंप्लीट जो है भारत का। और भारतीय संविधान ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संघीय मतलब फेडरल, जैसे कि सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते एक प्रकार से कि जैसे यूएसए में समझौता था वैसा यहाँ पे समझौता नहीं है, यहाँ पे एक यूनियन का काम करता है भारत। तो एक संघीय शासन प्रणाली भारत के द्वारा अपनाई गई है। संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन एक प्रकार से संघीय शासन प्रणाली का आधारभूत लक्षण होता है। जैसे जो सेंटर होता है और एक होता है स्टेट, इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, विधायी जो प्रक्रिया होती है उसका विभाजन होता है, साथ में वित्तीय जो व्यवस्था होती है उसका भी विभाजन होता है। तो इस प्रकार अगर देखें हम तो यहाँ पे एक प्रकार से संघवाद की ओर उन्मुख हमको एक देखने को मिलता है, या संघीय शासन प्रणाली का आधारभूत लक्षण देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध जो है संघवाद की ओर एक प्रकार से इंगित करता है, या उन्मुख होता है। और संघवाद की इस शासन प्रणाली को हमने कहाँ से लिया है? हमने इस शासन प्रणाली को कनाडा से लिया है। तो आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघीय शासन प्रणाली का जो सिद्धांत है वो किस संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा के सिद्धांत से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 11 की अगर बात करूं मैं, भारतीय संविधान का भाग 11, इसके अंतर्गत हमको कुछ अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, जैसे कि 245 से लेकर 263 तक। साथ में एक और भाग देखने को मिलता है भाग 12। अब भाग 12 के अंतर्गत भी कुछ अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, जैसे 264 से लेकर 293। ये कंप्लीट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें केंद्र और राज्यों के संबंध की चर्चा की गई है, जिसमें 3 प्रकार के हम देखेंगे संबंधों को, जैसे कि लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी संबंध, दूसरा हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यकारी या प्रशासनिक संबंध, तीसरे हम देखेंगे वित्तीय या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो संबंध होते हैं राज्य और केंद्र के बीच में। वो सारी चीज़ हम इन दो जो आर्टिकल है भाग 11 और भाग 12 के अंतर्गत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य जो विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्ति उसका विभाजन किया गया है इसमें। लेकिन कार्य जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अगर चले जाएं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, नीचे के जो अदालतें होती हैं, वो सारी चीज़ अगर देखें तो इंटीग्रेटेड व्यवस्था यहाँ पे होती है। मतलब एक प्रकार से इसका विभाजन यहाँ पे इसकी परिधि से बाहर रखा गया है केंद्र और राज्य के मध्य। तो हमको यहाँ पे केंद्र और राज्य के मध्य कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे संबंध देखने को मिलता है? जैसे हम यहाँ बात करें तो हमको 3 चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। एक तो विधायी संबंध, दूसरा हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध, तीसरा देखेंगे वित्तीय संबंध। अब इनके अलावा भी कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है, जैसे कि जल के मैटर से संबंधित जो विवाद होता है वो भी यहाँ देखने को मिलता है, जल संबंधी विवाद भी देखने को मिलता है। उसके निपटारे के लिए यहाँ पे कुछ प्रावधान किए गए। आर्टिकल नंबर 262 में यहाँ पे हमको वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है। एक और देखते हैं, जैसे कि एक राष्ट्र मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो मतभेद होता है, विवाद होता है, अंतर्राज्यीय परिषद यहाँ पे गठित की जाती है, अंतर्राज्यीय परिषद, और इसका प्रावधान किया गया है 263 में। तो ये कुछ प्रावधान हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे कंप्लीट रूप से, और जो कि आपको देखने को मिलेगा केंद्र और राज्य के मध्य यहाँ पे संबंध। तो चलिए यहाँ हम एक एक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको हमने बताया यहाँ पे जो भारत का संविधान है वो अपना स्वरूप कैसा रखता है, एक प्रकार से संघीय स्वरूप को रखता है, जो कि कनाडा से लिया गया है, जिसके अंतर्गत जो समस्त शक्तियाँ है, जैसे कि हम देखें वित्तीय शक्ति इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, प्रशासनिक या कार्यपालिक और विधायी शक्तियाँ। ये तीनों जो है, तीनों किस किस के मध्य से जो विभाजित होती है? केंद्र और राज्य के मध्य यहाँ पे डिवाइड होती है, उसके अंतर्गत जो है विभाजित की जाती है। और न्यायिक शक्ति मैंने बताया, न्यायिक शक्ति मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी काम करती है। जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड रूप से काम करती है। कैसे?
सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो आपको पता है जैसे अगर कोई मामला यहाँ सुलझ नहीं रहा तो वो हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट में नहीं सुलझ रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये जुडिशरी जो होती है एक दूसरे से लिंक होती है, या इंटीग्रेटेड होती है, और इसका विभाजन एक प्रकार से जैसे अन्य शक्तियों का विभाजन हो रहा है वैसे न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया जाता है। यहाँ एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है हमारे संविधान में, जो कि केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों पर भी लागू होती है। केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं, और संघीय तंत्र का एक प्रकार से अगर देखें तो प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य क्या होता है, अधिकतम सहभागिता और सहकारिता होना आवश्यक है। नहीं तो समय समय पर हमको बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं, मतभेद विवाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है केंद्र और राज्य के मध्य बहुत सारे मुद्दों को लेकर। तो यहाँ पे हम देखें विभिन्न मुद्दों पर जो है केंद्र और राज्यों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो 3 प्रकार यहाँ पे हम मुख्य रूप से देखेंगे। विधायी या लेजिस्लेटिव, जो रूल और लॉ बनाते हैं, जो भी किसके द्वारा बनाई जाती है, विधायिका के द्वारा। अब विधायिका राज्य में भी होती है और एक स्टेट में मतलब एक सेंटर में भी होती है, सेंटर मतलब संसद जिसे हम बोलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध मतलब जो कार्यपालिका होती है, जो कि यहाँ पे हम देखें स्टेट में भी होती है, विधानसभा जिसे हम बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इसे बोलते हैं, इसके संबंध में देखेंगे। वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध मतलब फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत हमको एक प्रकार से जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन जिसे हम बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है फाइनेंस का विभाजन यहाँ पे किया जाता है केंद्र और राज्य के मध्य। तो ये भी हम यहाँ पे सारी चीजें देखने वाले हैं। तो हमारा जो पूरा कंप्लीट लेक्चर है इन तीनों टॉपिक के बीच में घूमने वाला है। तो कंप्लीट रूप से इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, विधायी संबंध। विधायी संबंध मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कानून बनाने से जो लेकर है, यानी कि कानून किस क्षेत्र में कौन कानून बनाएगा उसकी शक्तियों के विभाजन से संबंधित यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलती है। तो विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन में हमको 4 मुख्य टॉपिक देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भाग आपको मिलेगा 11 के अंतर्गत। अनुच्छेद की अगर बात करूं मैं तो अनुच्छेद आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 245 से लेकर 255 तक ये देखने को मिलते क्या, विधायी संबंध केंद्र और राज्य के मध्य, जिसके अंतर्गत हमको 4 मुख्यतः मामले जो है 4 स्थितियों को लेकर देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी, एक तो केंद्र और राज्य के जो विधान के संबंध में सीमांत क्षेत्र है उसके संबंध में यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर देखेंगे विधायी विषयों का बंटवारा से संबंधित चीजें देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट देखने को मिलती है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान से संबंधित और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। ये 4 जो मुख्य बिंदु है वो कि विधायी मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये 4 मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विधायी संबंध जो हम देख सकते हैं केंद्र और राज्य के मध्य जो है विधायी संबंध के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो हम चारों को एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पे केंद्र और राज्य के विधान क्षेत्र के मतलब सीमांत क्षेत्र की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ हमको मुख्य रूप से जो संसद है, सबसे पहले बात करते हैं संसद की। संसद मतलब पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं। तो संसद की मैं बात करूं तो संसद के पास पावर होती है कि वो पूरे भारत के क्षेत्र, अब मैंने बताया था यहाँ भारत के क्षेत्र से मतलब क्या होता है, भारत के क्षेत्र से मतलब होता है इसके स्टेट यानी कि राज्य की बात करें, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, और अदर मतलब होता है जो कि अधिग्रहित की जाती है। मान लीजिए हमने चाइना को एक प्रकार से अपने कब्जे में ले लिया और अपने एक भारत के राज्य के रूप में शामिल कर लिया, तो उसको बोला जाएगा अदर कैटेगरी में, अधिग्रहित राज्य की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो कंप्लीट रूप से अगर बात करें तो भारत का क्षेत्र क्या कहलाएगा, राज्य भी कहलाएंगे, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी कहलाएंगे, और तीसरी चीज जो है चाइना को अधिग्रहित कर लिया तो अधिग्रहित राज्य भी या अधिग्रहित क्षेत्र भी, सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। और ये जो क्षेत्र है भारत के क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण रूप से कानून बनाने का पावर किसका रहेगा, संसद का रहेगा यानी पार्लियामेंट का रहेगा। ये सारी चीज इसके अंतर्गत डिस्कस की गई है केंद्र और राज्य के विधान सीमांत क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करते हैं, संसद तो हो गई। अब राज्य के अंतर्गत आपकी विधानमंडल होती है, राज्य के अंतर्गत विधानमंडल होती है। जैसे केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में ये संसद होती है, इसको विधानमंडल बोला जाता है। तो विधानमंडल क्या करती है, अगर इसके द्वारा कोई कानून बनाया तो पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र मतलब एक प्रकार से देखें तो जो राज्य विधानमंडल है पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के विशेष के लिए, मतलब या तो वो राज्य के लिए बना सकती है या राज्य के किसी विशेष क्षेत्र के लिए ये कानून बना सकती है। कौन, राज्य विधानमंडल। परंतु बात आती है कि ये राज्य के बाहर की अगर बात करें तो राज्य के बाहर ये कानून लागू होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको याद रखना है
संसद पूरे क्षेत्र, पूरे भारत के अंतर्गत जो है कानून बना सकती है, जिसके अंतर्गत तीन चीजें हमने देखे। और राज्य विधानमंडल सिर्फ राज्य और राज्य के अंतर्गत जो कोई क्षेत्र विशेष है उसके लिए कानून बना सकती है, अन्य क्षेत्र पर यह लागू नहीं किया जाएगा। तीसरी बात बोली गई है कि जो केवल संसद है, मतलब जो संसद है वो अकेले ही क्या कर सकती है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। क्षेत्रीय विधान मतलब जैसे अतिरिक्त रूप से अगर बात करूं मैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो संसद है, संसद का कानून भारतीय नागरिक या उनकी एक प्रकार से विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए जो भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक पर तो ये संसद का कानून लागू होगा, अगर वो भारत के बाहर भी रह रहा है तो उस पर भी ये लागू हो जाएगा। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान एक प्रकार से संसद के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है। अब कुछ चीजें और यहाँ हमको देखने को मिलती है, जैसे कुछ चीजों की अगर बात करूं मैं तो इनके अलावा यानी संसद है, राज्य विधानमंडल और संसद, इन सभी के द्वारा अगर देखें तो संविधान में क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे अगर बात करें हम दूसरे शब्दों में तो संसद के कानून कुछ कंडीशन पर लागू नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम बात करें राष्ट्रपति महोदय की, तो राष्ट्रपति महोदय की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित क्षेत्र में, जैसे अगर बात करें यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे शांति व्यवस्था से संबंधित, उनकी उन्नति यानी विकास के संबंध में, और अच्छी सरकार के लिए जो नियम भी जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा लक्षद्वीप है, और साथ में देखें दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। मतलब इस क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर कानून बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखें हम तो संसद की शक्ति यहाँ प्रतिबंध लगाई जा सकती है। दूसरी बात करें राज्यपाल महोदय की, तो राज्यपाल जो होते हैं, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं। मतलब सेम एस व्यवस्था इस प्रकार देखें तो राज्य में हमको देखने को मिलती है। तो राज्यपाल जो होता है एक प्रकार से अगर बोलें इसको तो हम देख सकते हैं अभिकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है केंद्र के, यानी कि केंद्र सरकार की अभिकर्ता या एजेंट के रूप में यहाँ भूमिका निभाता है राज्य में। तो राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त होती है कि वह संसद के किसी विधेयक को क्या कर सकता है, सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे या उसे विशेष संविधान लागू करे, एक प्रकार से यहाँ व्यवस्था की जाती है। तो जो विधेयक होता है वो उसको क्या कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकता है, कौन, गवर्नर, या फिर हम बोल सकते हैं ये राज्यपाल। तीसरी चीज बात होती है, जैसे अगर बात करें हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मान लीजिए हम यहाँ देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम का जो राज्यपाल है संसद के किसी विधेयक को एक प्रकार से अगर देखें तो जो जनजाति होते हैं, एसटी जो रहते हैं, अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं, उसमें कुछ एक प्रकार से जो भी विधेयक है वो प्रयोग ना करे या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ वहाँ लागू करे, या तो वो जो भी विधेयक वहाँ के लिए बनाया गया है उसको प्रयोग के लिए कैंसिल कर सकता है, और या फिर उन विधेयक में क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। तो हमने देखें संसद पूरे मतलब केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत हमने देखें संसद जो है वो पूरे क्षेत्र भारत के जिसके अंतर्गत कंप्लीट एरिया आ जाता है इसमें कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो है कानून बना सकती है किसी क्षेत्र विशेष में, परंतु बाहर लागू नहीं होगा। संसद जो है एक और चीज अतिरिक्त क्षेत्र, जैसे कि भारत और भारत के लोग जो है विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ कानून बना सकती है। अब कुछ कंडीशन पर संसद के जो पावर है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति महोदय कुछ विशेष यूनियन टेरिटरी है जैसे कि दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, इन सभी क्षेत्रों में शांति, उन्नति और उनकी अच्छी सरकार के लिए यहाँ पे नियम बना सकते हैं। राज्यपाल महोदय किसी विधेयक को सूचीबद्ध कर सकते हैं कुछ कारणवश। उसके बाद असम क्षेत्र की अगर बात करें तो असम का राज्यपाल जो है जनजातीय क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को प्रयोग करने से रोका जा सकता है, साथ में उसको परिवर्तन करके यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज हमको देखने को मिली यहाँ पे। नेक्स्ट जो है विधायी क्षेत्र के अंतर्गत, विधायी संबंध के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है विधायी विषयों का बंटवारा। तो यहाँ हमको देखने को मिलता है विधायी विषयों का बंटवारा में, आपको पता होगा हमारे संविधान में हमको जो है केंद्र और राज्य के बीच में विधायी विषयों के बंटवारे के लिए 3 चीजों की व्यवस्था की गई है। 3 चीज मतलब 3 लिस्ट हम बोल सकते हैं। तो 3 लिस्ट कौन कौन सी है, एक तो सूची के नाम से जिन्हें जाना जाता है, एक संघ सूची है, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए संघ सूची की बात करते हैं सबसे पहले। तो संघ सूची का मतलब क्या होता है, संघ सूची का मतलब होता है केंद्र, यानी कि जिस पर कानून बनाने का जो भी पावर होती है, जो शक्ति होती है, विशिष्ट शक्ति होती है, वो किसकी होती है, वो केंद्र की होती है। मतलब आप समझ गए होंगे संघ सूची में जितने भी विषय है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा, और इसमें आपको अभी वर्तमान में 100 विषय देखने को मिलते हैं। अब 100 विषय तो हम रट नहीं सकते, परंतु हम एक मोटा मोटा देख लेंगे, जैसे कि
रक्षा, बैंक से संबंधित, रक्षा से संबंधित, विदेश मामले से संबंधित, मुद्रा से संबंधित, बीमा, संचार, केंद्र राज्य, व्यापार से संबंधित, वाणिज्य, जनगणना से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी केंद्र के विषय, यानी संघ सूची के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। वर्तमान में ये 100 है। अब पहले क्या हुआ करते थे, पहले 97 हुआ करते थे, परंतु 3 और इंक्रीज कर दिए गए केंद्र के हाथ में, मतलब 3 विषय और कहीं से उठाकर लाकर यहाँ जोड़ दिए गए और 100 विषय टोटल अभी वर्तमान में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, विदेश मामले जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है जैसे राज्य सूची की अगर बात करें, तो राज्य सूची के अंतर्गत हम अगर देखें तो जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, इसके अंतर्गत कानून बना सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जो राज्य सूची उसमें शामिल विषयों पर यह कानून बनाने का अधिकार राज्य का ही होता है। वर्तमान में आपको 61 विषय देखने को मिलेंगे और मूलतः कितने विषय थे इसमें, 66। अब आपको पता होगा 5 विषय निकालकर इधर उधर किया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए 5 विषय में 3 विषय आपको यहाँ इंक्रीज होते हुए देखते हैं। अब राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आप सबसे पहले देख सकते हैं जैसे कृषि तो मुख्य चीज़ है, उसके बाद आप देख सकते हैं जेल, पुलिस व्यवस्था भी हम देख सकते हैं, स्थानीय शासन होता है, मत्स्य पालन, बाजार और जन स्वास्थ्य और सार्वजनिक जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो सब राज्य सूची के अंतर्गत देखने को मिलेगी। टोटल विषय 61 देखने को मिलेंगे जो कि कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही यहाँ पे कानून बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे केंद्र को भी पावर दी गई है, साथ में राज्य को भी पावर दी गई है। अब कंडीशन क्या हो सकती है, चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम टोटल विषय कितने इसके 52 है, पहले कितने हुआ करते थे 47, मतलब इंक्रीज हुए हैं समवर्ती सूची में। जैसे कि कुछ आपराधिक कानून जो होते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो सिविल प्रक्रिया यानी सिविल मैटर से संबंधित सारी चीज़ें, विवाह एवं तलाक से संबंधित, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, परिवार नियोजन, बिजली से संबंधित, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छाप जो प्रेस होती है, न्यूज़पेपर प्रेस, उसके संबंध में सारी चीज़ें हमको यहाँ समवर्ती सूची में मिलेगी और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें कानून बना सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं तो कभी ना कभी तो इनके बीच में टकराहट आएगी, टकराहट यानी मतभेद होंगे, विवाद उत्पन्न होगा। तो विवाद की स्थिति में अगर बोला जाए तो विवाद की स्थिति में केंद्र की ही पावर यहाँ पे चलेगी, यानी कि केंद्र के द्वारा ही कानून बनाया गया वही यहाँ पे लागू होगा, राज्य का लागू नहीं होगा विवाद की स्थिति में। परंतु जब दोनों आपस में मिलजुल कर काम करें तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, पर विवाद है तो केंद्र ही भारी पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है, जैसे कुछ शक्तियाँ बच जाती है, मतलब उनको ना तो केंद्र सूची में रखा, मतलब संघ सूची में रखा जा सकता है, ना तो राज्य में, ना तो समवर्ती सूची में। तो इस प्रकार की शक्तियों को अवशिष्ट या हम देख सकते हैं, देखिए बची हुई शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियाँ, इनको ये बोल सकते हैं हम अवशिष्ट विषय। तो ये तीनों विषय में सम्मिलित नहीं होते, इन पर जो विधान है वो बनाने का अधिकार किसका होता है, यहाँ पे संसद का होता है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण से संबंधित विधान बनाने की शक्ति शामिल की जाती है। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं यूएसए की, यूएसए मतलब अमेरिका की। तो अमेरिका में अगर बात करें तो अमेरिका में आपको पता है संघीय सरकार है, संघीय सरकार की शक्तियाँ संविधान में निहित होती है, ठीक है। और तथा जो अवशिष्ट शक्तियाँ है तो अवशिष्ट शक्तियों को यहाँ पे किसको दे दिया जाता है, राज्यों को दे दिया जाता है। राज्य आपको पता है राज्य कितने यहाँ पे 50 स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे राज्य के रूप में। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे देखिए कनाडा की बात कर लेते हैं, कनाडा की। तो कनाडा में आपको शक्तियों का आवंटन किसके मध्य में देखने को मिलेगा, ये केंद्र में निहित होता है, ठीक है। यूएसए में राज्य को दे दिया गया है और कनाडा में केंद्र को दे दिया गया है। अब भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ कैसे होती है, जैसे हम बात करें 1935 का अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। इसमें त्रिस्तरीय महत्व के मामले की व्यवस्था की गई थी, अर्थात जो संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची है जो कि वर्तमान में संविधान अधिनियमों के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है, उसमें हम देख सकते हैं संघ सूची एवं राज्य सूची के जो बीच है टकराहट होने की स्थिति में संघ सूची ही मान्य मानी जाती है। मतलब जैसे कि मैंने बताया था पहले, अगर राज्य और जो केंद्र है दोनों के मध्य अगर टकराहट होती है तो केंद्र की पावर ज़्यादा मानी जाती है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आए तो केंद्रीय कानून को यहाँ पे क्या माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा। और यहाँ पे 1935 के समय हमको देखने को मिलेगा जो खास शक्तियाँ थी उस समय ना तो संघीय विधायिका को दी गई थी ना ही प्रांतीय विधायिका को, बल्कि गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस मामले में भारत ने जो है कनाडा पद्धति को अपनाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं विधायी विषयों का बंटवारा से संबंधित।
इसके अलावा हम देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, जो हमने 4 पॉइंट देखे थे मुख्य रूप से, उसमें तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान बनाने से संबंधित। तो यहाँ देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, राज्यसभा की बात करते हैं हम। राज्यसभा मतलब अपर सदन जो होता है, उच्च सदन जिसे हम बोलते हैं। तो राज्यसभा की बात करें तो जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तब कंडीशन क्या होती है। यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना है, यानी कि यहाँ देखिए अगर जो राज्यसभा है, उच्च सदन, वो यहाँ सूचित कर दे कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाना उचित है संसद को, तब संसद इस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। परंतु इसे एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है, जब राज्यसभा यहाँ निश्चित कर दे राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, संसद का, और वो 1 साल तक यहाँ पे लागू होगा, 1 साल से ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब आपातकाल की स्थिति आती है, यानी कि हम बोल सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति। तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम देख सकते हैं यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद जो है राज्य सूची के मामले की शक्तियां अधिग्रहित कर लेगी और आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक ये जो है व्यवस्था कैसी रहेगी, प्रभावी रहेगी। यहाँ पे राज्यसभा ऑर्डर करेगी तो 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, और अगर आपातकाल की स्थिति है तो आपातकाल समाप्त होने के पश्चात 6 महीने तक जो है ये लागू रहेगी, उसके बाद ये प्रभावी नहीं रहेगी। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में कभी कभी होता है जैसे कानून बनाने में राज्य के द्वारा प्रॉब्लम हो रही है, राज्य को प्रॉब्लम हो रही है, तो जो राज्य है, राज्यों में से 2 या अधिक राज्य यहाँ आपस में क्या मिलेंगे, 2 या अधिक राज्यों के जो विधानमंडल है वो प्रस्ताव पारित करेंगे और राज्य सूची के मामले में कानून बनाया जाए, ऐसा केंद्र या संसद को एक प्रकार से अनुरोध करेंगे। तो संसद इस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। अब कानून अगर बन गया तो कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन राज्यों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना। तो राज्य के द्वारा निवेदन किया जाएगा संसद के 2 या अधिक राज्यों के द्वारा कि भाई जो है हमको कानून बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कानून बना दीजिए। अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वो उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन राज्यों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, अन्य राज्यों को ये थोपा नहीं जा सकता, मतलब जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर बात करें कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित होती है, यानी कि कोई राज्य है उसका कोई एक प्रकार से देखें तो संसद जो है राज्य सूची के विषय किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है, और यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व व प्रतिबद्धता को पूरा करने योग्य बनाती है। एक और कंडीशन होती है जब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में लगता है आपको पता होना चाहिए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है, और राष्ट्रपति शासन के उपरांत संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या देखने को मिलता है, चौथा पॉइंट में हम देख सकते हैं राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण कैसे होता है, बहुत सारी कंडीशन होती है जिस पर यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है, अपवादजनक जो चीज़ें होती है, अपवादजनक जो परिस्थितियाँ होती है, उसमें राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त जो संविधान है, संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित एक प्रकार से देखें तो बहुत सारे यहाँ पे मामले देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, पहली चीज़ तो अगर बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल की अगर बात करें हम यहाँ तो कुछ प्रकार के विधेयक को एक प्रकार से जो राष्ट्रपति महोदय है, राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति के लिए यहाँ पे सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति को उन पर एक प्रकार से अगर देखें तो विशेष वीटो पावर होती है। वीटो मतलब लौटाना, रोकना या फिर मना करना, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो राज्यपाल किसी विशेष कंडीशन पर जो विधेयक होते हैं उनको राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए यहाँ पर रोक कर रख सकता है, जिस पर राष्ट्रपति को विशेष वीटो प्राप्त होती है। दूसरी बात करें राज्य सूची की, तो यहाँ पर राज्य सूची से संबंधित कुछ मामले पर जो है विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें व्यापार की बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं वाणिज्य की बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने,
तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अनुसार ही यहाँ पे विधेयक पारित किए जाते हैं। ठीक है, राज्य सूची के मामले में। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की। राष्ट्रपति महोदय की, तो राष्ट्रपति जो होते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्तीय विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने के निर्देश देते हैं। तो ये जो धन विधेयक होता है उसको सुरक्षित रखने के निर्देश कौन देते हैं? राष्ट्रपति महोदय देते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिली, किसके अंतर्गत? राज्य विधान पर जो है केंद्र का नियंत्रण, इसके संबंध में आपको राज्यपाल से संबंधित कुछ चीज़ें देखने को मिली, राज्य सूची और राष्ट्रपति महोदय। तो हमने यहाँ देखिए चार चीज़ें देखी हैं, किसके अंतर्गत? विधायी संबंध के संबंध में हमने देखिए चार टॉपिक देखे, कौन कौन से? केंद्र राज्य विधान सीमांत क्षेत्र से संबंधित, दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा से संबंधित, तीसरा है राज्य क्षेत्र के संसदीय विधान से संबंधित, चौथा है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण से संबंधित। तो चारों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, किसके संबंध में? विधायी विषयों से संबंध में। यानी कि विधायी संबंध जो थे हमारे, जैसे हम देख सकते हैं, एक था विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है वो हमने देखे। दूसरा हमको देखने को मिलता है प्रशासनिक संबंध, जिसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अब कानून तो बन गए, तो कानून बनाने के बाद उनको एग्जीक्यूट करने की बारी होती है। तो एग्जीक्यूट करते समय भी राज्य और केंद्र के मध्य यहाँ पे विशेष संबंध देखने को मिलता है। इसके कारण भी यहाँ पे काफ़ी मतभेद विवाद देखने को मिलता है। तो इन्हीं के संबंध में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, जो प्रशासनिक संबंध है, जैसे कि मैंने बताया था, जो पहला था भाग एक प्रकार से 11 में आपको देखने को मिला था और 255 तक वो देखने को मिला था। 255 के बाद 256 से आपको 263 तक क्या देखने को मिलता है? प्रशासनिक संबंध देखने को मिलते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। तो इनके मध्य हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ यहाँ देख सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बात करा, संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको 3 प्रकार की लिस्ट देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो संघ मतलब सेंटर लिस्ट देखने को मिलती है, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। तीनों लिस्ट देखने को मिलती है। अब आपको पता होगा, देखिए, सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट में जो होता है केंद्र को पावर होती है कानून बनाने की। इसके अलावा स्टेट को पावर होती है, यानी राज्य सूची पर राज्य को पावर होती है। कॉन्करेंट में दोनों को पावर होती है। विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून ही प्रभावी माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमको 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा यहाँ पे दिया गया है सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें जो है तीनों प्रकार से डिवाइड किए गए हैं और तीनों के हमने विषय भी देखे थे। जैसे 100 है, इसके अलावा देख सकते हैं हम 52 और बाकी चीज़ और देखें तो हमको 61 विषय यहाँ देखने को मिलते हैं अलग अलग। तो वो विषय आप देख लीजिए एक बार जाकर। दूसरी चीज़ क्या बोली जा रही है? राज्यों को केंद्र के निर्देश, यानी कि एक प्रकार देखें तो सेंटर्स डायरेक्शंस टू द स्टेट्स, यानी कि जो सेंटर है वो कभी कभी राज्य को निर्देश भी दे देता है। कैसे? कुछ विशेष मामले होते हैं, जैसे राज्य के अंतर्गत जो राष्ट्रीय महत्व की कुछ चीज़ें होती है, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ चीज़ें, जैसे कि हम बोल सकते हैं रेलवे सरकारी संपत्ति किसकी? राष्ट्र की। कुछ स्पेशल पर्पस की अगर देखें तो यहाँ देखें ट्राइबल यानी जनजातीय क्षेत्र की अगर बात करें तो जनजातीय क्षेत्र में भी यहाँ केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश दे दिए जाते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई चीज़ें उसमें भी निर्देश दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती है, राज्यों को केंद्र के निर्देश। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है कार्यों का जो है पारस्परिक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शंस हम देखें तो यहाँ देखिए कभी कभी हमको मतभेद देखने को मिलता है। किसमें? जो एक प्रकार से कुछ पावर्स होती है, कुछ विधेयक होते हैं जिसको पारित होने से संबंधित कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, जिसके संबंध में प्रेसिडेंट या गवर्नर को पावर होती है कि वो वीटो पावर होती है स्पेशल, उसको रोक कर रखा जा सके। तो इस प्रकार हमको देखें तो कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग, जैसे कि कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट। अगर बात करें तो कोऑपरेशन हमने देखे थे आर्टिकल 262 के अंतर्गत हमको वाटर डिस्प्यूट से संबंधित जो सॉल्यूशन है वो देखने को मिलता है, जैसे कि तेलंगाना और ये जो है तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में हमको जल विवाद से संबंधित सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये वाटर डिस्प्यूट से संबंधित इसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है और ये भी केंद्र और राज्य के मध्य हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रशासनिक रिलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख सकते हैं प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत ही हमको अगली चीज़ देखने को मिलती है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज जिसे हम बोलते हैं, और इसके अंतर्गत आपको 3 प्रकार के एग्जाम देखने को मिलते हैं।
आईएएस यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं है फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन तो केंद्र मतलब जो सेंटर का विषय हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस आ जाती है। तो तीनों हम देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको आंसर बताना है, जो आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, पहले ये इसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत शामिल नहीं थी, तो आपको बताना है कब ये शामिल की गई, किसमें, अखिल भारतीय सेवाओं में। पहले ओनली दो थी, आईएएस और आईपीएस, तो आपको आईएफएस कब जुड़ी वो बताना कमेंट बॉक्स में। तो इन तीनों परीक्षाओं, ये तीनों पद के लिए क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एग्जाम कंडक्ट केंद्र के द्वारा कराया जाता है, उनका सिलेक्शन केंद्र के द्वारा कराया जाता है, उनकी ट्रेनिंग केंद्र के द्वारा कराई जाती है, और वो स्टेट में क्या होती है, स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। आप बात करें डिसमिस करने से संबंधित, तो डिसमिस करने से संबंध भी अगर देखें तो यहाँ पे केंद्र को ही पावर होती है, परंतु इमीडिएट एक्शन होते हैं जैसे कि ट्रांसफर से संबंधित, तो ट्रांसफर से संबंधित जो केंद्र के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये स्टेट के द्वारा ये कदम उठाए जाते हैं, मतलब इमीडिएट जो एक्शन लिए जाते हैं वो स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं, बाकी जो डिसमिस करने का पावर होता है केंद्र का होता है। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत हम देखें तो प्रशासनिक संबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें लोक सेवा आयोग, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, एक तो होती है यूपीएससी होती है केंद्र के लेवल पर, और एक पीएससी होती है अनेक राज्यों में, जैसे कि हमारे यहाँ एमपीपीएससी होती है। तो इन दोनों के मध्य हारमोनी यानी कि एक प्रकार से अच्छे जो है भाईबंदी यहाँ पे बना के रखी जाती है। जैसे कि यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी को केंद्र के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, और पीएससी को जो है राज्य के द्वारा गठन किया जाता है, मतलब पीएससी के जो अध्यक्ष है। परंतु इसको हटाने का काम केंद्र का होता है, और पीएससी की जो अध्यक्ष है उसको हटाने का काम भी केंद्र का होता है। ज्वाइंट किसके द्वारा कराया जाता है, राज्य के द्वारा। उसी प्रकार पीएससी का जो ज्वाइंट रिकमेंडेशन है वो देने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। दो राज्यों के मध्य एक जो है पीएससी को क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। तो इसको एक प्रकार से अगर देखें प्रेसिडेंट का यहाँ पे रिकमेंड की जाती है, सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट बात करें एकीकृत न्याय व्यवस्था, जिसमें हम देखें इंटीग्रेट जुडिशरी जो सिस्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट हम जिसे बोल सकते हैं। तो तीनों जो कोर्ट होते हैं वो इंटीग्रेट होते हैं। जैसे नीचे वाला जो जिला लेवल का जो कोर्ट है वो ऊपर किसके अंतर्गत आएगा, हाई कोर्ट के अंतर्गत। सभी स्टेट का हाई कोर्ट किसके अंतर्गत आएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सभी जो है इंटीग्रेटेड रूप से वर्क करते हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत। इसके अलावा आपातकालीन अवधि में अगर देखें तो रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय, तो 3 प्रकार की इमरजेंसी आपको देखने को मिलेगी। नेशनल इमरजेंसी आपको देखने को मिलेगी किसमें, 352 में। उसके बाद आपको जो प्रेसिडेंट रूल है वो देखने को मिलेगा 356 में, और वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी 360 में। 4-4 के गैप में आप याद रख सकते हैं। तो इन ड्यूरेशन में भी हमको जो है राज्य की पावर यहाँ पे कम होती हुई समझ में आती है, और केंद्र यहाँ पे सशक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपातकाल की अवधि में भी केंद्र और राज्य के मध्य यहाँ संबंध देखने को मिलते हैं। अन्य जो उपबंध है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिवाइसेस है उसकी अगर बात करूँ मैं, तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो कि संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन है। इसके अलावा देखें तो हम देख सकते हैं एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, ये हालांकि प्लानिंग कमीशन तो अभी नष्ट हो गई है, उसके बदले में आपको देखने को मिलेगा नीति आयोग देखने को मिलती है वर्तमान में। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस भी इसके अंतर्गत भी हमको देखने को मिलेगा केंद्र और राज्य के संबंध। अब बात करते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में अगर देखें तो तीसरे नंबर में आपको देखने को मिलता है वित्तीय संबंध, जो कि केंद्र और राज्य के मध्य है। तो चलिए इसके अंतर्गत भी देख लेते हैं। जैसे हम बात करें भाग 12 की, भाग 12 के अंतर्गत अगर बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आपको 268 से लेकर 293 कंप्लीट रूप से इस जो है एक प्रकार से इस बीच में आपको वित्तीय संबंध देखने को मिलते हैं केंद्र और राज्य के, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसके संबंध में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ हम देखें तो कराधान या जो टैक्स लगाने से संबंधित, टैक्स का आवंटन या एलोकेशन से संबंधित हमको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, उसकी पावर। जैसे कुछ जगह पर जो है जैसे सेंटर के द्वारा लगा दिया गया है, सेंटर के द्वारा ही वसूला जाएगा। सेंटर के द्वारा लगा दिया गया है तो स्टेट के द्वारा वसूला जाएगा। उसके बाद सेंटर के द्वारा लगाया गया है तो सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा यहाँ वसूला जाएगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ मिलजुल कर काम किया जाता है। ये कहलाता है टैक्स, यानी कि कराधान शक्तियों का आवंटन। सेंटर स्टेट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में एक प्रकार से देखें तो तीनों लिस्ट में यहाँ पे अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है सेंटर के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में किया जाता है। तो इस प्रकार की पावर देखने को मिलती है वित्तीय संबंध के अंतर्गत। कर राजस्व का वितरण से संबंधित अगर देखें तो इसका वितरण कौन करता है, देखिए सेंटर लेवल पर हमको 280 के अंतर्गत वित्त आयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के संबंध में अगर देखें तो ये जो है
कर लगाने का काम केंद्र का होगा, राज्य का होगा, राज्य का मतलब एक प्रकार से वसूलने का काम होगा, या केंद्र भी वसूल सकती हैं। तो और उसके बाद उनमें जो वसूला जाएगा उसको एक मतलब एक प्रकार से बंटवारे का काम किसके द्वारा किया जाएगा, 280 के अंतर्गत वित्त आयोग जो है उसके द्वारा ये काम किया जाएगा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। फिर उसके बाद देखें तो गैर कर राजस्व का जो वितरण है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पावर है वो किसकी होती है, वो सेंटर की होती है। ठीक है, सेंटर की पावर होती है। गैर राजस्व जो कर होता है, गैर कर राजस्व का जो वितरण है उसकी पावर सेंटर की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके बाद कुछ और है जो है वित्तीय संबंध, जैसे राज्यों के सहायता अनुदान की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार से देख सकते हैं हम। देखिए आर्टिकल नंबर 275 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है और ये सेंटर के द्वारा काम किया जाता है, राज्यों की सहायता के लिए अनुदान प्रदान करना, ये ग्रांट की व्यवस्था करना। वित्त आयोग की मैंने बात करा, 280 में इसका गठन जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और ये बंटवारे का काम करती है, केंद्र और राज्य के मध्य जो कर होता है उसका, फाइनेंस होता है उसका बंटवारे का काम करती है ताकि विवाद उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट होता है राज्यों के हितों के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट के संबंध में अगर देखें, राज्य हित की अगर बात करें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंडेशन की जाती है पहली, है ना। अब प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंडेशन के आधार पर ही राज्य के हितों का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण की अगर बात करें, बोरोइंग बाय द स्टेट एंड द स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कंसोलिडेटेड जो फंड होता है इंडिया का उसमें लिमिट होती है, पार्लियामेंट एक प्रकार से देखें सेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्था की जाती है। सेंटर के द्वारा ये जो है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जो है ऋण की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति की अगर बात करें, जैसे इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज़ जो होती है, जैसे सेंट्रल प्रॉपर्टी एंड स्टेट प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत देखें तो कोई टैक्स यहाँ पे लगाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हमको वित्तीय संबंध के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने देखिए जो 3 प्रकार के संबंध है हमने देखे। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र में हमको विवाद भी देखने को मिलता है, जैसे केंद्र और राज्यों के संबंध में टेंशन के एरिया यानी काफ़ी मतभेद या टकराहट की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कुछ स्पेशल चीज़ होती है जैसे राज्यपाल के संबंध में, तो देखिए जैसे राष्ट्रपति होते हैं कहाँ पे, केंद्र में, उसी प्रकार राज्यपाल होते हैं राज्य में। तो यहाँ केंद्र में जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जिस भी चीज़ मतलब जैसे मान लीजिए जनता दल के हैं या फिर कांग्रेस के हैं, तो वो कोशिश करेगा कि राज्य में उसी दल का कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठे। तो इसी के संबंध में नियुक्ति और बर्खास्ती का जो तरीका है वो केंद्र का, मतलब अगर देखें तो केंद्र के द्वारा अपना एजेंट के तौर पर यहाँ भेजा जाता है, किसको, राज्यपाल को भेजा जाता है। और इसी के संबंध में राज्यपाल की जो पार्टी है, पार्टीवादी पक्षपात पूर्ण रवैया यहाँ अपनाया जाता है, ऐसा राज्य का आरोप होता है। पार्टी में अगर देखें तो अगर राष्ट्रपति शासन लगाना भी एक प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया माना जाता है, राज्य के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है केंद्र को कभी भी। साथ में अगर राज्य में किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र के द्वारा ही केंद्रीय बलों की तैनाती की जाती है, जिसकी भी काफ़ी आलोचना की जाती रही है। साथ में राज्य विधेयक जो बिल होते हैं उनको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखा जाता है राज्यपाल के द्वारा, इसकी भी आलोचना होती रही है। तो ये भी काफ़ी टेंशन का एरिया बना हुआ है। इसके अलावा राज्य के लिए आवंटन, वित्तीय आवंटन है, उसमें भी काफ़ी भेदभाव यहाँ होता है, ऐसा राज्य का आरोप होता है। इसके अलावा राज्य की नीतियों के अनुपालन के लिए योजना आयोग, हालांकि योजना आयोग को भी नष्ट कर दिया गया है, इसके बदले कौन आया है, नीति आयोग आया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और योजना आयोग को कब यहाँ पर समाप्त किया गया था ये भी आपको बताना है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित अगर बात करें, जैसे कि IAS IPS जो भी सेवाएं होती हैं उनको सारी चीज़ों की व्यवस्था करने का काम केंद्र का होता है, और सिर्फ यहाँ पे इमीडिएट पावर जो होती है स्टेट को दी जाती है, जैसे कि ट्रांसफर से रिलेटेड, परंतु मैन पावर केंद्र को दे दी जाती है। तो ये भी काफ़ी भेदभाव यहाँ देखने को मिलता है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है, ये भी यहाँ पे काफ़ी टेंशन का विषय। मुख्यमंत्री के विरुद्ध यहाँ जांच आयोग नियुक्ति की जाती है, जैसे सेंटर में किसी अन्य पार्टी का प्रधानमंत्री है या अन्य पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी दूसरे की है, तो ये भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। केंद्रीय एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी भी यहाँ पे जो है टकराहट की स्थिति पैदा करती है। राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण, ये भी हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई हमारी, मतलब एक प्रकार से संबंध हमने देखे हैं, जो एक प्रकार से विधायी संबंध है, दूसरे हमने देखे प्रशासनिक संबंध, और तीसरे हमने देखे वित्तीय संबंध। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो ये 2 चीज़ें और देखे थे, बाटा डिस्प्यूट से रिलेटेड 262 में हमको आर्टिकल देखने को मिला था, और अंतर्राज्यीय परिषद जो 2 राज्यों के मध्य विवाद होता है उसके संबंध में 263 में हमको अंतर्राज्यीय परिषद देखने को मिली थी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ अन्य चीज़ों की अगर बात करूं मैं यहाँ पे,
तो हमको जो है इसके अंतर्गत कुछ कमीशन जो कि विवाद के निपटारे और कमेटी यहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो केंद्र और राज्य है उसके विषय में स्पष्ट प्रावधान हुए हैं, मतलब केंद्र के क्या प्रावधान होने चाहिए ये भी स्पष्ट किया गया है और राज्य के क्या प्रावधान होने चाहिए वो भी स्पष्ट किया गया है। अब इन सभी मुद्दों के बावजूद भी, मतलब इतना प्रावधान होने के बावजूद भी विभिन्न मुद्दों पर जो है केंद्र और राज्य को देख सकते हैं हम विभिन्न टकराहट देखने को मिलती है, टकराहट की स्थिति उनके मध्य उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि जब केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के जो विरोधी दल है उनकी सरकार का राज्यों में गठित हो जाती है, तब केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो हम देख सकते हैं केंद्र राज्य जो है उसके संबंधों में मजबूती एवं विश्वास बढ़ाने के लिए समय समय पर काफ़ी आयोग और कमीशन गठित किए गए, जो कि हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की अगर बात करें, प्रशासनिक सुधार आयोग इसको बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे हालांकि ये हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ने वाले नहीं हैं, फिर भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम देखेंगे राजमन्नार कमेटी 1969 की, ये 1966 में गठित की गई थी। आनंदपुर जो साहिब रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, उसके बारे में देखें तो 1973 में देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम ये 1967 में 77 में देखने को मिलता है। उसके बाद देखें सरकारिया कमीशन हमको देखने को मिलता है 1983 में। पूंची कमीशन की अगर बात करें तो 2007 में ये देखने को मिलता है। तो चलिए इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या जो प्रशासनिक सुधार आयोग है 1966 का, तो इसके संबंध में हम देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा उस समय जो केंद्र में जो थी मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसके अंतर्गत देखें तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में इसका गठन किया गया था और इसका अनुसरण जो है किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जाता है, के हनुमंतैया का द्वारा। के हनुमंतैया के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का जो है अनुसरण किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात अगर देखें तो एक व्यक्ति थे एमसी सीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया था और अंतिम रिपोर्ट हमको 1969 में पेश करते हुए दिखती है, यहाँ पर केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। और इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो 22 सिफारिशें थी। इसके अंतर्गत जो स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है, वो 263 के अंतर्गत गठित की गई, जैसे कि हमने शुरू में देखे थे, जिसके अंतर्गत वाटर डिस्प्यूट गवर्नर रिप्लेस से संबंधित चीज़ें थी, फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड से संबंधित थी, सेंट्रल आर्म फोर्स है और जो कि स्टेट की रिक्वेस्ट पे अगर देखें तो यहाँ पे बात की गई थी इसकी। इसके बाद हम देख सकते हैं राजमन्नार कमेटी। ये राजमन्नार कमेटी जो है 1969 में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक प्रकार से डॉक्टर बीपी राजमन्नार, जिनके नाम पर यह कमेटी गठित की गई है, बीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु एवं राज्य को स्वायत्तता दिलाने, तो हम देख सकते हैं राज्यों को ऑटोनॉमी दिलाने या स्वायत्तता दिलाने के लिए इसका गठन किया गया था, दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव के लिए। ये 3 सदस्यीय समिति थी और 1971 में सरकार ने जो है सरकार को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट सौंपी, जिसके अंतर्गत स्पेशल पावर ऑन द सेंटर की अगर बात करें, 1 पार्टी रूल यहाँ पे जो है इसकी सिफारिश की गई और अन्य जो एक प्रकार से सिफारिशें थी इसके द्वारा की गई। आपको मुख्य याद रखना है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है स्वायत्तता दिलाने, मतलब राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए यहाँ पे बीपी राजमन्नार इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, इतना याद रखना आपको। उसके बाद देखें तो आनंदपुर साहब जो है, आनंदपुर यहाँ पी लगा लीजिए आप, आनंदपुर साहब जो रेजोल्यूशन है 1973 में अगर देखें तो यहाँ पे अकाली दल के जो है, अकाली दल यानी कि जो पंजाब में अकाली दल, पंजाब के जो आनंदपुर साहिब है उसमें एक बैठक हुई, उसमें राज्यों को धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव था, ये रेजोल्यूशन था, जिसके संबंध में हम देखें रक्षा से संबंधित बात की गई, फॉरेन जो विदेशी मामले हैं राज्यों के संबंध में उनकी बात की गई, संचार से संबंधित, मुद्रा और जो अपशिष्ट पावर है उसके संबंध में बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से देखें फेडरल बनाने से संबंधित, फेडरल है कॉन्स्टिट्यूशन तो राज्यों को पावर अधिक दी जानी चाहिए, इसके संबंध में यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल जो मेमोरेंडम है, एक प्रकार से यहाँ देखें तो ये 1977 में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र और राज्यों के संबंधों के एक प्रकार से उसमें देखें तो एक स्मरण पत्र यहाँ मेमोरेंडम प्रकाशित किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमको। जो फेडरल है मतलब यूनियन एक प्रकार से देखें तो फेडरल उसका प्रकार है, उसके संबंध में यहाँ सिफारिश की गई।
रक्षा से संबंधित, फॉरेन विदेशी मामले से संबंधित, करेंसी, कम्युनिकेशन, इनसे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ सिफारिश की गई। बहुत सारी चीज़ें, ऑल इंडिया सर्विसेज एक प्रकार से इसके संबंध में यहाँ सिफारिश की गई। तो आपको सिर्फ इतना बेसिक चीज़ याद रखना है, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977, सिर्फ सन आपको याद रखना है यहाँ पे मुख्य रूप से, और कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं इसके बारे में। इम्पॉर्टेंट एक जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सरकारी कमीशन देखने को मिलता है, जो कि 1983 की अगर बात करें तो 1983 में यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है, मतलब केंद्र सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिनका नाम था RS सरकारिया, जिनके नाम पे हम कमीशन देख सकते हैं। RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय यहाँ पे जो आयोग है उसका गठन किया गया था। आयोग ने क्या कहा था, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं का कार्य पद्धति का परीक्षण करें और इस संबंध में उचित परिवर्तन कर बफर प्रामाणिक जो सिफारिश है वो प्रदान करें। बफर का मतलब केंद्र के पक्ष में भी ना हो, राज्य के दोनों का एक प्रकार से जो है मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाए। यहाँ पे इसने अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया तथा एक प्रकार से देखें तो मतलब इसको 1 वर्ष का समय दिया था और समय समय पर इसको 4 बार जो है कार्यकाल को बढ़ाना पड़ा। और अंतिम रिपोर्ट इसकी कब प्रस्तुत की गई, 1987 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इसका सार जो है आधिकारिक तौर पर हम देखें तो 1988 में हमको देखने को मिलता है जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें यहाँ पर प्रस्तुत की गई। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब 247 सिफारिशें तो हम याद नहीं रख सकते, तो इसी के संबंध में हमको इंटर स्टेट काउंसिल देखने को मिलती है, जैसे कि 263 में जिसकी बात कही गई थी। तो इन्होंने कही थी बात, मतलब जो सरकारी कमीशन है 1983 में आया था, उन्होंने यहाँ सिफारिश की थी कि 263 के अंतर्गत जो है इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद को सेटअप किया जाए। साथ में एक प्रकार से जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उसको एक प्रकार से कम किया जाए, यहाँ पे देखने को मिला था। ऑल इंडिया सर्विसेज की जो पावर है उसके संबंध में, साथ में ऑटोनॉमी दी जाए रेडियो और टीवी की राज्यों को, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर से संबंधित यहाँ सिफारिश की गई। बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं हमको, किसके संबंध में, सरकारिया कमीशन के संबंध में। एक और कमीशन देखने को मिलता है इसके संबंध में, पूंची कमीशन। तो पूंची कमीशन जो कि 2007 में आपको देखने को मिलता है, कब, अप्रैल 2007 में। अप्रैल 2007 में हमको पूंची कमीशन के संबंध में यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के संबंध की समीक्षा के लिए जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया था 2007 में। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित जो सरकारी आयोग है उसके बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे और नई परिस्थितियों में केंद्र और राज्य संबंधों को पुनः आकलन किया जाना आवश्यक था। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पूंची कमीशन का गठन किया गया था। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, जितने भी हमने यहाँ पे देखे हैं कमीशन और जो कुछ प्रस्ताव थे जो कमीशन है उसके संबंध में, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं। कुछ और अन्य चीज़ें हमको देखने को मिलती है इसके संबंध में, जैसे अगर बात करें हम किसकी, नीति आयोग की, तो नीति आयोग भी इसी के संबंध में कुछ यहाँ पे योजना बनाने संबंधी चीज़ें देखने को मिलती है। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम बोलते हैं NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा देखें तो राष्ट्रीय एकता परिषद भी हमको देखने को मिलती है। ये कुछ अन्य हमको मतलब केंद्र और राज्य से संबंधित जुड़ी संस्थाएं हम बोल सकते हैं इनको। राष्ट्रीय एकता परिषद 1986। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो क्षेत्रीय परिषद में आपको 1956 में ये देखने को मिलता है क्षेत्रीय परिषद। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, केंद्र और राज्य के मध्य अगर देखें संबंध में, तो उसमें निष्कर्ष की भावना अगर देखें तो हमारे भारत का संविधान जो है उसकी मूल भावना हमने क्या देखे थे, संघात्मक है, ये हमने देखे थे, जो कि कनाडा से एक्सेस की गई है। जिसका सर्वप्रमुख विशेषता अगर देखें तो केंद्र राज्य में शक्तियों का वितरण है। किंतु संविधान ने देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र को जो शक्तिशाली बनाया है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली देखने को मिलता है। तो इस पर स्पष्ट क्या हो जाता है कि भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो वर्तमान विघटनकारी तत्व जैसे कि देश की संप्रभुता के सामने समक्ष चुनौती उत्पन्न होती है, तो उसको देखते हुए जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही राज्यों की स्वायत्तता की जो मांग थी, राज्यों ने इतनी स्वायत्तता की मांग की, उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने, और उसको कैंसिल करने के पश्चात केंद्र को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद की बिंदु जो मुख्य रूप से अगर देखें, जैसे राजनीतिक हित हमको देखने को मिलते हैं विवाद का प्रमुख कारण,
स्वार्थ एवं जो दलीय भावना है वो भी काफ़ी ग्रसित मात्रा में देखने को मिलती है। अगर सभी दल जो है, जो राजनीतिक दल एक प्रकार से देखें इच्छा, मतलब एक प्रकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे, तो केंद्र राज्य का जो संबंध है वो बेहतर देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है केंद्र और राज्य के संबंध में। इसके अलावा हम देख सकते हैं, हमारा जो है कंप्लीट रूप से ये हो गया है केंद्र और राज्य के संबंध में। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े, फिर हम आगे देखेंगे क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम संघवाद के अंतर्गत देख रहे थे केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। इसके अंतर्गत हमने देखें केंद्र राज्य के संबंध में जो है सारी चीज़ें हमने 3 प्रकार से देखें, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। जिसमें विधायी संबंध आपको भाग 11 में 245 से 255 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार से यहाँ कैटेगराइज किए गए हैं, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, उसके बाद राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, फिर राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। जो चारों चीज़ें उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। उसके बाद प्रशासनिक संबंध देखें जो कि अलग अलग चरणों में यहाँ डिवाइड है। उसके बाद हमने वित्तीय संबंध देखें। फिर केंद्र राज्य के संबंध में जो टेंशन एरिया है, तनाव क्षेत्र है, उसके बारे में हमने देखे हैं मुख्य रूप से। फिर कमेटी और कमीशन के बारे में बात की, जिसमें हमने 5-6 प्रकार की कमेटी कमीशन देखे थे यहाँ पे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मतलब जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, राजमन्नार कमेटी है, आनंदपुर साहब जो रेजोल्यूशन है वो हमने देखे, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम देखें, सरकारिया कमीशन, पूंची आयोग, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली हैं। कुछ अन्य हमने यहाँ पे देखे हैं जैसे कि नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, क्षेत्रीय परिषद, ये सारी चीज़ हमने देखें और हमने सारी चीज़ों का एक प्रकार से केंद्र राज्य का निष्कर्ष देखें। तो इस प्रकार हमारे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका देखने से पहले आपको बताना है कि लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, ताकि मुझे और अधिक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रयास कर सकूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ोगे तो सही बात है, मोटिवेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक भी करते चलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।